हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फूड टेक ऑनलाइन। आज है 26 ऑफ नवंबर और इस दिन को हम पूरे इंडिया में मनाते हैं नेशनल मिल्क डे के रूप में टू गिव ऑनर टू द लेजेंडरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन हु रिवोल्यूशनाइज द इंडियन डेयरी सेक्टर। इन्होंने ही हमें ऑपरेशन फ्लड या फिर जिसे हम वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं उसका आइडिया दिया, उसे इम्प्लीमेंट कराया अच्छे से, जिसकी वजह से आज इंडिया पूरे डेयरी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बन पाया है। उसके अलावा हम आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए थे, जैसे इन्होंने अमूल मॉडल भी दिया था, तो हम इनके जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे उनको डिटेल में देखेंगे आज के सेशन में। इनके बारे में थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और वो आपको एक इंस्पिरेशन भी देते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ऑपरेशन फ्लड को आज के सेशन में डिटेल में, उसके 3 फेसेस कौन कौन से थे, उनमें कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे और तीनों जो फेज थे ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट रिवोल्यूशन के, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके साथ ही हम मूव करेंगे अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई ऑपरेशन फ्लड 2.0 क्या है और गवर्नमेंट ने उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन साझा की है। तो ये सब आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ भी है, जैसे हम अबाउट द डे जिसमें मैंने बताया कि हम देखेंगे कि नेशनल मिल्क डे कब स्टार्ट हुआ और फिर उसको किन ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले इनिशिएट किया था इंडिया के अंदर। देन हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर कुरियन, देन वी हैव अमूल मॉडल, वी विल सी अमूल मॉडल इन डिटेल, देन ऑपरेशन फ्लड इट्स ऑल फेसेस इन डिटेल वी विल कवर देम। Then current status of Indian milk production at the last what is recently news called Operation Flood 2.0, how government will implement it. So ये सब आज का हमारा कंटेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द डे की अगर हम बात करें तो जो नेशनल मिल्क डे था वो सबसे पहले हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 26 ऑफ नवंबर 2014 को। और ये जो इनिशिएटिव था ये लिया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, इंडियन डेयरी एसोसिएशन जिसे हम आईडीए कहते हैं, और 22 जो स्टेट लेवल हमारे मिल्क फेडरेशन है ऑल इंडिया के अंदर, उनके द्वारा। और इसका मेन रीज़न ये था कि क्यों ना हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ऑनर के तौर पे उनकी जो बर्थ डेट है जो कि है 26 नवंबर, उस दिन नेशनल मिल्क डे डिक्लेयर करें और उसे सेलिब्रेट करें, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। अब अगर हम डॉक्टर कुरियन की बात करें तो ये एक सोशल एंटरप्रेनर थे। सोशल एंटरप्रेनर वह लोग होते हैं जो एंटरप्रेनरशिप या फिर बिजनेस के थ्रू एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर। जैसे कि जो डॉक्टर कुरियन के द्वारा लिए गए स्टेप्स थे, जो उनके हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशंस थे जो पॉलिसीज़ के, वो आज भी जो मिल्क फार्मर्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। उन्होंने एक पूरा सोशल अपलिफ्टमेंट किया था फॉर द मिल्क फार्मर्स। ओके, देन हम बात करें, ये जो थे चेयरमैन भी थे एनडीडीबी के जब ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था 1970 के अंदर। जैसा कि हम सब जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने 1965 के अंदर एनडीडीबी को एस्टेब्लिश किया और इसी के अंडर में 1970 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर कुरियन नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम लॉन्च होता है जिसे हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, जिसका मेन एम था ऑल ओवर द इंडिया जो मिल्क ग्रिड से उनको एस्टेब्लिश किया जाए। अब मिल्क ग्रिड क्या होती है? मिल्क ग्रिड का मेन मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, उनको इस तरह से लिंक कर दिया जाए कि दोनों के बीच में जो बिजनेस हो, जैसे जो मिल्क प्रोड्यूसर जो मिल्क जो हमारे कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको जो सेल कर रहे हैं मिल्क, दोनों को एक अफोर्डेबल प्राइस मिल पाए, दोनों का ही बेनिफिट हो पाए फॉर ऑन दैट मिल्क प्रोडक्ट। और इन्हीं सब स्टेप्स के कारण डॉक्टर कुरियन के इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड हमारा 1996 में एंड होता है इसका थर्ड फेज, और 1999 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनकर हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर कुरियन। तो अगर डॉक्टर कुरियन की हम बात करें तो ये एक सीरियन क्रिश्चियन फैमिली में इनका जन्म होता है कैलिकट के अंदर, और बाद में ये अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपना प्रोफेशनल कोर्स या फिर डिग्री करके इंडिया लौटते हैं आनंद गुजरात में, और वहाँ पे ये एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं डेयरी डिवीजन को अंडर दी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन दी गुजरात।
ओके। और जब ये वहाँ पे एज एन ऑफिसर वर्क कर रहे थे डेयरी डिवीजन में, तब इनकी मुलाकात होती है त्रिभुवन दास पटेल जी से, जो कि उस वक्त लीड कर रहे थे एक मूवमेंट को फॉर द फार्मर्स, जिसकी वजह से फार्मर्स को जो उनके प्रॉपर वेजेस हैं वो दिए जाए, मतलब उनको जो उनका प्रोडक्ट है, जो मिल्क की जो प्राइस है वो प्रॉपर दी जाए, ताकि फार्मर भी अपने जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है वो भी अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाए। और इसी जो मूवमेंट को है इसे डॉक्टर कुरियन ज्वाइन करते हैं, और बाद में पटेल जी के साथ में मिलकर डॉक्टर कुरियन इस मूवमेंट के एंड में एस्टेब्लिश कर देते हैं खैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, और यही जो है वो बाद में टर्न होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड में, जो कि है अमूल। ओके। सो इस तरीके से अमूल का फाउंडेशन किया जाता है डॉक्टर कुरियन के द्वारा। और ये जो कोऑपरेटिव मॉडल था फॉर द मिल्क प्रोड्यूसर्स, ये सबसे पहले डॉक्टर कुरियन ने एस्टेब्लिश किया था खेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये बाद में ऑल ओवर द इंडिया फैला, और ऐसा फैला कि आज इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम भुला नहीं सकते। और इन्हीं सब अचीवमेंट जिनमें आता है अमूल मॉडल का एस्टेब्लिशमेंट करना, उसके अलावा ऑपरेशन फ्लड को बहुत अच्छी तरीके से एक तरह से लीड करना, उसके कारण इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए इनकी लाइफ टाइम के अंदर, जिसमें रमन मैग्सेसे अवार्ड आता है, पद्म श्री आता है, पद्म भूषण आता है, कृषि रत्न, वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्म विभूषण। He was also given 15 honorary doctorate from various university from the across the world। और ये उन सब अवार्ड्स में से कुछ मेजर अवार्ड्स है, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, जो हमने जानने चाहिए। उसके अलावा इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया सेल्फ रिलायंट बना, और बाद में सिंगल लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर नेशन बनकर उभरा 1999 के अंदर। ओके। अब अगर डॉक्टर कुरियन के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहूँ वो ये होंगे कि इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। और ये यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, खासकर जो डेयरी के रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी का नाम क्या है। तो इनकी बायोग्राफी का नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। ओके। और इन्हीं के इस लेजेंडरी करियर के ऊपर बाद में श्याम बेनेगल, जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मंथन। तो ये सवाल भी आता है कि मंथन मूवी किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है मंथन। ओके। श्याम बेनेगल इसके डायरेक्टर हैं, और आई टू हैड अ ड्रीम ये इनकी बायोग्राफी है। सो ये दोनों चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी है, जिसमें आई टू हैड अ ड्रीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ में डॉक्टर कुरियन को एक और नाम से जाना जाता था, अ मैन विद बिलियन लीटर्स ऑफ ड्रीम्स। देन हम बात करते हैं अमूल मॉडल के बारे में, जो कि प्रपोज किया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा, और ये पूरी दुनिया में आज के टाइम में एज अ डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल स्टैंडर्ड बन चुका है, और सभी इसे इम्प्लीमेंट करती है डेयरी जो भी हमारी सोसाइटीज होती है वो। तो अगर हम इस मॉडल के बारे में देखें तो इस मॉडल को हम दूसरा नाम देते हैं 3 tiered सिस्टम, क्योंकि इस मॉडल को हम मेनली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे, वो अपना मिल्क जो है कलेक्ट करते हैं विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। जैसे कि जो विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें सारे विलेज के जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स या मिल्क फार्मर्स है वो सारे अपना मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे मिल्क का जो है चिलिंग की जाती है, उसका वेइंग किया जाता है, और हर फार्मर ने डेली बेसिस पे कितना मिल्क प्रोवाइड किया है उसकी एंट्री की जाती है। और यहाँ पे जब मिल्क की चिलिंग हो जाती है, उसके प्राइमरी टेस्टेज हो जाते हैं, उसके अलावा बाद में ये जो कलेक्टेड मिल्क है, ओके, तो पहले स्टेप में तो मिल्क का कलेक्शन हो गया, जिसे हम प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं इन दी डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है। प्रोक्योरमेंट होने के बाद ये जो मिल्क है ये टैंकर्स के अंदर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस है वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस में होते हैं बड़े बड़े डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे की जाती है जो भी मिल्क आता है उसकी प्रोसेसिंग, उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या फिर उसे पास्चराइज करके उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ये सारी प्रोसेसिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर की जाती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्लांट हो, अगर डिस्ट्रिक्ट का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें एक से ज़्यादा हमें प्लांट्स भी देखने को मिल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस भी देखने को मिल सकती है। ओके। देन हम देखें तो दो मेन फंक्शन हो चुके हैं, मिल्क का कलेक्शन हो चुका है डेयरी कोऑपरेटिव लेवल पे, प्रोसेसिंग हो चुकी है, और फिर जो आती है वो हमारे थर्ड लेवल पे आती है स्टेट मिल्क फेडरेशन। तो स्टेट जो मिल्क फेडरेशन है उसका मेन वर्क होता है मिल्क जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनकी मार्केटिंग करना,
और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, मार्केटिंग के अंदर उनका जो भी एडवर्टाइजमेंट है, मास मीडिया पे उनका प्रचार है, वो सब जो वर्क है वो हमारे स्टेट मिल्क फेडरेशंस करते हैं, या फिर किसी भी और कंपनीज के साथ में एमओयू साइन करना है, वो सब भी जो वर्क है, ऑफिशियल वर्क है फॉर द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर भी, वो सारा जो वर्क है वो हमारे स्टेट मिल्क फेडरेशंस का होता है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह एक ऑर्गेनाइज मैनर में मिल्क का जो कि एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है और उसका टाइम टू टाइम सारी प्रोसेसिंग होना या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो एक स्मूथ वे में इस मॉडल के थ्रू कंडक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस मॉडल की सबसे जो खास बात है, आफ्टर दी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से सेल्स और रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फार्मर तक, वो इस मॉडल को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बना देता है। जैसे जो मार्केट है उससे सेल्स रेवेन्यू सबसे पहले स्टेट मिल्क फेडरेशन के बाद में पास में आता है, और जो स्टेट मिल्क फेडरेशन है वह इसे बाद में देती है डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस को। लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन से विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पेमेंट की बात आती है, तो ये जो फेडरेशन है ये सिर्फ फार्मर्स को उनके मिल्क का प्राइस नहीं देती, वो उन्हें और भी कई सारी सर्विसेज या फिर कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिनमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जैसे वेटनरी एंड एनिमल हेल्थ सर्विसेज, जो भी एनिमल्स की केयर है, उनका वैक्सीनेशन हो गया, या फिर किसी फार्मर का एनिमल बीमार है तो उसको कई बार फ्री सर्विसेज ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन है वो प्रोवाइड करती है। उसके अलावा रूरल हेल्थ स्कीम्स लाई जाती है, फार्मर्स की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए उन्हें कई सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, फ्री उनको मेडिसिन भी कई बार प्रोवाइड कर दी जाती है। देन आते हैं कैटल फीड, गुड क्वालिटी का कैटल फीड भी कई बार डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस प्रोवाइड करती है। देन बोनसेस आ जाते हैं इसके अंदर, एडिशनल प्राइस डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन सब की मदद से जो फार्मर्स है उनका एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट भी बनता है जो कोऑपरेटिव मॉडल है उसके ऊपर, और उनको अदर बेनिफिट्स मिलने के कारण जो ये पूरा मॉडल है ये बहुत ही सस्टेनेबल बन जाता है। ओके, और इसमें जो हम कह सकते हैं लूप हॉल्स है वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं इन्हीं सब कारण के कारण। और ये जो वेटनरी सर्विसेज और रूरल हेल्थ स्कीम्स हैं इनके कारण जो मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव होती है, क्योंकि जैसा कि हम सबको अगर पता है कैटल फील्ड अच्छा होगा तो हमारा जो एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होगा। तो ये एक तरह से दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्कीम और मॉडल बन जाता है। इसी कारण से आज जो इंडिया में 28 स्टेट है उनमें मिल्क फेडरेशंस मिलती है, जैसे राजस्थान में सरस नाम से स्टेट मिल्क फेडरेशन है। देन अलग स्टेट्स में अदर नाम से, जैसे नंदनी एक स्टेट मिल्क फेडरेशन है। ये सब इसी मॉडल के ऊपर वर्क कर रही है। और इसी तरीके से आज 222 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, यहाँ पे कुछ फैक्ट लिख रखे हैं कि कितने हमारे विलेज डेयरी कोऑपरेटिव्स या फिर विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है इंडिया के अंदर, अराउंड 1,85,000 है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है, और ये ही हमारा अमूल मॉडल है जिसे हम 3 टियर मॉडल कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीस कुरियन सर के इम्प्लीमेंट किए गए सबसे बड़े नेशनल लेवल प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो एक प्रोग्राम था जिसकी मदद से जो इंडिया का मिल्क डेफिशिएंट स्टेटस था उस टाइम में 1970s के पास में, उसको मिल्क सफिशिएंट बनाया गया। मतलब जो हम एक तरह से मिल्क की हमारे यहाँ पे कमी रहती थी, आज हमारे पास इतना मिल्क है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, और ये जो है ये 1970 में मैंने 2-3 बार बता दिया लॉन्च हुआ था। देन इसके अंदर जो ओवर 700 टाउन्स या सिटीज़ थी इंडिया की, उनको नेशनल मिल्क रीड से लिंक कर दिया गया है, और जो गैप था कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, मिल्क प्रोड्यूसर के बीच में, वो एक तरह से पूरी तरीके से हटा दिया गया है इस नेशनल मिल्क रीड की मदद से और इस कोऑपरेटिव मॉडल की मदद से। ठीक है, और ये जो था ये ऑपरेशन फ्लड था, इसने बहुत बेनिफिशियल चीज़ की फॉर द डेयरी फार्मर्स कि उनके जो सीजनल जो वेरिएशंस आते थे जो मिल्क के सप्लाई में, डिमांड में, या फिर जो प्राइस रेगुलेशन को लेके रीजनल बेसिस पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे कि मान लो इस स्टेट में तो इतना प्राइस मिलता है, दूसरे स्टेट में अलग प्राइस मिलता है, वो सब एक नेशनल लेवल पे आकर एक तरह से कंबाइन किया गया, उस पर एक प्राइस फिक्स प्राइस दी गई, और इस सब की मदद से जो फार्मर्स थे उनको बेनिफिट्स मिला, उनके जो मिल्क प्रोडक्शन पे मार्जिन्स थे वो भी बढ़े, और साथ में कंज्यूमर्स को भी प्राइस के ऊपर बेनिफिट मिला कि उनको मन चाहा प्राइस जो फार्मर चाहते थे वो नहीं देना पड़ा। और डॉक्टर कुरियन के कमिटमेंट के कारण ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी को, कंज्यूमर और जो फार्मर थे, उनको फेयर प्राइस दिया जा सकता।
तो ये चार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर जो डेयरी में डिग्री कर रहे हैं, बीटेक डेयरी कर रहे हैं या फिर मास्टर्स में डेयरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस चार्ट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन फ्लड था वो हमारा 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहला फेज आता है हमारा 1970 से 1980 तक, 10 ईयर्स ये फेज चला था। सेकंड फेज जो था वो आता है 1981 से 85 तक, और जो थर्ड हमारा फेज था वो 85 से 96 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और हर फेज में एक अलग ऑब्जेक्टिव के साथ इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाता है और एज पर द नीड इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा फेज था उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जिनमें 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को टारगेट किया गया था, जिनमें थी बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली और मद्रास। उनके अंदर इंडिया के बेस्ट मिल्क शेड बनाए जाए, वहाँ पे जो मिल्क की प्रोसेसिंग है, प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। जो विलेजेस में डेयरी कोऑपरेटिव्स जैसे मैंने आपको बताया, उनको है ना एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाया जाए या फिर एस्टेब्लिश किया जाए, और फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। जैसे मिल्क के लिए जो उसका प्रिजर्वेशन है उसके लिए चिलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या फिर उसमें आप उस टाइम में तो एलपी सिस्टम वगैरह इतने डेवलप नहीं थे, तो मेनली चिलिंग के थ्रू ही मिल्क का प्रिजर्वेशन किया जाता था। तो चिलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है ये सब प्रोवाइड करना, जो हमारा पहला ऑपरेशन फ्लड का फेज था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और ये जो ऑपरेशन फ्लड इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम रीज़न मान सकते हैं वो होता है कि हमें उस वक्त मिल रही थी फॉरेन एड्स इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस। जैसे कि जो हमारा पहला फेज था उसके अंदर जो यूरोपियन यूनियन है उसकी एक कमेटी थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। उसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो उस वक्त बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रहा था, उसके अंडर में इंडिया को बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई दी एज अ फाइनेंशियल एड, जिसमें हमें मिल्क में देखने को मिलता है 1,26,000 मेट्रिक टन हमें स्कीम मिल्क पाउडर देखने को मिला था। देन 42,000 मिलियन टन हमें बटर ऑयल देखने को मिला था। ये हमें एज एन एड, एज हमारे जो मिल्क सप्लाई उसको बूस्ट करने के लिए गिफ्ट के रूप में यूरोपियन यूनियंस ने दिया था अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और जब ये सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनको कनेक्ट किया गया, इनके अंदर बेस्ट क्वालिटी के मिल्क शेड्स बनाए गए, टोटल 18 बनाए गए थे। उसके बाद से इसको फिर जो सेकंड फेज था उसमें एक्सपेंड करने की बात चलने लगी। उस वक्त एक और चीज़ हो रही थी सेकंड फेज में कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन थे, उसके अपने लेवल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स उस वक्त चल रहे थे। तो इन सब प्रोग्राम्स को एक तरह से सेकंड फेज के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसकी मदद से जो सिर्फ 18 मिल्क शेड्स थे पहले, उनको बढ़ाकर अब 136 कर दिया गया, और अब ये 290 अर्बन मार्केट्स को टारगेट करने लग गए थे, एक्सपेंड हो चुके थे, जो कि पहले सिर्फ 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही प्रेजेंट थे। ठीक है, और इस वक्त भी हमें एड देखने को मिलती है। इस वक्त जो ईईसी है उसके साथ में हमें वर्ल्ड बैंक भी आता हुआ देखने को मिलता है, जो कि 150 मिलियन यूएस डॉलर हमें एज अ गिफ्ट देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेक्टर। और इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट अ मॉडर्न वायबल डेयरी इंडस्ट्री and strengthen infrastructure to maintain nation's requirement for milk and milk products। वही है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तभी मिल्क का जो हैंडलिंग है और प्रोसेसिंग है वो हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन दो फेज ने बहुत ही लार्ज इम्पैक्ट कॉज किया था इंडियन डेयरी सेक्टर के ऊपर, और उसमें मिल्क प्रोडक्शन हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, अब फिर आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में कहा गया कि जो भी हमारे एक्सटेंसिव मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अब कंसोलिडेट किया जा सके, और उसको कंसोलिडेट करके इन दी फॉर्म ऑफ डेयरी, जो हमारी स्टेट फेडरेशन जैसा हमने देखा, तो पूरे स्टेट की जितनी भी मिल्क डिस्ट्रिक्ट यूनियंस थी उनको कंसोलिडेट किया गया, ताकि हम जो है वो अदर स्टेट्स में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपेंड कर पाए। ये टारगेट था हमारा थर्ड फेज का, कि जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फार्मर्स को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका फीड सुधारा गया या फिर उनकी कैटल्स की जो ब्रीडिंग थी उसे सुधारा गया, उस सबको कंसोलिडेट किया जा सके और एक साथ में उसे एक्सपेंड करने की हमें पास ताकत आ पाए। और इसी के अंदर में जो अब एक बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास जो रिसोर्सेज उनको डेवलप करते हैं। तो इसीलिए इस फेज़ के अंदर हमें वेटनरी
फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं देखने को मिलती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया, और फीड अच्छा क्वालिटी का फीड प्रोवाइड करने की, डेवलप करने के लिए रिसर्चेज की जाने लगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ावा दिया जाने लगा ताकि हमें प्योर ब्रीड्स मिल पाए एनिमल्स की। ठीक है, तो इन सब की मदद से एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन को बढ़ाकर हमें थर्ड फेज के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में एक बूम और देखने को मिलता है। ये भी अगेन फंडेड था बाय दी वर्ल्ड बैंक, और इसमें भी ईईसी जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी है उसने बहुत अच्छा डोनेशन दिया था। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो ईईसी है इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी है इसने मेनली हमारे डोनेट किया था स्कीम मिल्क पाउडर और बटर ऑयल फॉर एज अ गिफ्ट इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि यूरोपियन यूनियन की किस कमेटी के थ्रू हमारे पास जो सप्लाईज थी डिफरेंट मिल्क एड्स की वो आई थी। ठीक है, तो ये पूरा था ऑपरेशन फ्लड के बारे में, और इसके 3 फेजेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव स्टेप्स और कहाँ से हमें कितनी एड आई थी उस सब के बारे में। ये चार्ट अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डेयरी में जो डिग्री कर रहे हैं या फिर डेयरी से रिलेटेड जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। अब बात करते हैं इस सब के बाद में, इतने टाइम तक इंडिया में डेयरी डेवलपमेंट होने के बाद में आज इंडिया का डेयरी स्टेटस हमें क्या देखने को मिलता है, डेयरी प्रोडक्शन का या मिल्क प्रोडक्शन का। तो आज जो है इंडिया में जैसा कि हम सब जानते हैं सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2023 और 24 के अंदर हम एस्टिमेट कर रहे हैं हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 236.35 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो कि वर्ल्ड का 25% होगा। ठीक है, और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें जो कि था 2022-23, उसके अंदर हमारा मिल्क प्रोडक्शन था 230.58 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, और ये जो है वो अराउंड 2.5% ज़्यादा होगा इस साल हमारे प्रीवियस ईयर मिल्क प्रोडक्शन से, जो हम देख रहे हैं 236.35 मिलियन मैट्रिक टन है। उसके साथ में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्लोबल एवरेज जहाँ पे 1.3 है, हमारी जो मिल्क जो प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट है एनुअल बेसिस पे वो आपको यहाँ पे जैसे इस साल की 2.5 देखने को मिल रही है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 3/4 हम आगे हैं अराउंड दी वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन रेट। उसके बाद में अगर हम मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ अगर हम रेट देखें तो 6% है। ठीक है, तो आप ये भी इधर से 2 चीज़ें देख सकते हैं, एक तो कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ग्रो हो रहा है तो मिल्क इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, और साथ में जो भी डेयरी कोऑपरेटिव्स में या फिर डेयरी सेक्टर में आगे प्रोफेशनल्स आने वाले हैं, डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए भी कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। आगे अगर हम बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की, तो इंडिया की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी रही है 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिल्क की, वो अराउंड 459 ग्राम्स पर डे रही है, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को, अगर हम स्टेट की बात करें तो पंजाब में दिखी थी। मिल्क प्रोडक्शन में तो टॉप पे कौन सा स्टेट है, यूपी है। लेकिन अगर हम मिल्क की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है इंडिया के अंदर उसके बारे में बात करें, यानी पर पर्सन के पास कितना ग्राम्स ऑफ मिल्क पर डे के बेसिस पे अवेलेबल है, तो उसमें हमें टॉप पे पंजाब देखने को मिलता है। ठीक है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ही तो 459 है, वहीं वर्ल्ड की जो एवरेज है वो सिर्फ 322 है। तो इसमें भी हम पूरी दुनिया से एक तरह से आगे हैं इन दी ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, यानी पर पर्सन को एक दिन में हम कितना मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो टॉप पे आता है उत्तर प्रदेश, जिसके बाद में सेकंड नंबर पे हमें राजस्थान देखने को मिलता है, और उसके बाद में थर्ड पे मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान और यूपी में एक तरह से हम कह सकते हैं ये कंपटीशन चलता रहता है। जैसे लास्ट ईयर कुछ टाइम के लिए जो राजस्थान था वो टॉप पे आ चुका था फॉर दी मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट की तरह। ठीक है, तो इन दोनों में टाई चलता है, लेकिन पर कैपिटा का ध्यान रखना पंजाब टॉप पे है। देन अगर हम डेयरी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री है वो इंडिया में अराउंड 80 मिलियन पीपल को, यानी आप देख सकते हैं ये हो गया अराउंड 8 करोड़ पीपल को इंडिया के अंदर हम डेयरी सेक्टर के थ्रू क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 8 करोड़ पीपल इंडिया के आज भी डेयरी सेक्टर पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इनडायरेक्टली तो आप देख सकते हैं हम सभी कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब हम देखते हैं ऑपरेशन फ्लड 2.0 के बारे में। रिसेंट न्यूज़ में आपने ये शब्द सुना होगा, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में सुना होगा। तो क्या है ये
तो जो हमारे यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, जिसका एम इन्होंने बताया है कि इंडियन डेयरी सेक्टर को दोबारा रिवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं। उसके साथ में इनके दो और मेजर एम्स हैं, जिनमें एक तो आता है इनको इंडियन डेयरी जो सेक्टर है उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देना है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, और इसकी मदद से ये मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण जो देश के आगे एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे भी फाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी एसओपीज भी डिक्लेयर कर दिए, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 या फिर ऑपरेशन फ्लड 2.0 के। और ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हम जो हमारा कोऑपरेटिव मॉडल था, जो कि बैकबोन था 1970 में जो पहला हमारा ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ था, उसको ही आगे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसको ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, ताकि इंडियन डेयरी सेक्टर को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर पाए। ओके, और इसका जो अगर हम स्टैटिक्स में बात करें तो इसका जो मेन एम है वो ये है कि इंडिया जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है, मिल्क प्रोक्योरमेंट मैंने आपको बताया मिल्क कलेक्शन होता है कि फार्मर से हम कितना मिल्क वो कलेक्ट कर पा रहे हैं बाय डेयरी कोऑपरेटिव्स। ये जो आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है वो है 660 लाख केजी पर डे। ठीक है, लेकिन ये इसको बढ़ा के मोर देन 1 लाख केजी पर डे करना चाह रहे हैं अंटिल 2028 और 29 तक। ठीक है, तो ये इसका मेन अभी एम हमें देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन फ्लड 2.0। इसके बारे में अगर कोई भी और जानकारी आएगी तो जैसा आपको पता है हमने एफएसएसआई के ऊपर न्यूज़ का जो एक सीरीज़ है वो शुरू की थी लास्ट मंथ, तो उसके अंदर भी हम आपको ऐसी और स्कीम्स बता देंगे। तो दिस इज़ अबाउट टुडे। आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए रिलेटेड टू नेशनल मिल्क डे, जिनमें हमने देखा नेशनल मिल्क डे क्या था, उसके अलावा जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जाने, बाद में उनका कंट्रीब्यूशन, जो दो मेजर कंट्रीब्यूशन थे अमूल मॉडल को डेवलप करने के लिए, बाद में ऑपरेशन फ्लड को एक तरह से लीड करने के लिए, उन दोनों के बारे में हमने डिटेल में जाना कि सबसे पहले अमूल मॉडल क्या था, देन ऑपरेशन फ्लड क्या था, और लास्ट में हमने जाते जाते ये भी देखा कि इंडिया का करंट स्टेटस क्या है अभी मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। और उसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है उसने नई जो इनिशिएटिव लिया है ऑपरेशन फ्लड 2.0 के नाम से, वो न्यूज़ में क्यों था और उसके पीछे गवर्नमेंट का मेन एम क्या है। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। और अगर आपको डेयरी या फिर फूड सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं फ्री में, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा फूड टेक ऑनलाइन का एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, उस पर विजिट कीजिए। वहाँ पे आप इजीली इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ईजी मैनर में आपको ये सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, और उसके अलावा आप अदर प्लेटफॉर्म्स जिनमें टेलीग्राम भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है, उन सब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे। So this is about today. Again, it is mentioned that join our app, which is link in the description. Okay. So thank you for listening. I hope this will be helpful for you. And again, I wish you a very warm National Milk Day. So thank you.